जब हाले दिल तुझसे कहने को मैं मिलने आता हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाता हूँ। जब हाले दिल तुझसे कहने को मैं मिलने आता हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल विद्या बाजार पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम आज दो बहुत ही उपयोगी और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए दो टॉपिक, परमाणु की संरचना और फिर आवेशन की विधियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हमने सारे इंफॉर्मेशन को बोर्ड पे पहले लिख दिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का हिंदी में अर्थ होता है परमाणु की संरचना। तो हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कोई परमाणु का जो संरचना होता है उसमें मुख्यतः 2 भाग होता है और उसमें 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और इन तीनों कणों के बारे में जानकारी आपको रखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में इसका उपयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको पता होगा पहले से कि कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु में 2 भाग होता है। एक जो पहला भाग होता है वो परमाणु का सघन केंद्रीय भाग होता है, मतलब बीच का भाग होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नाभिक कहते हैं। और आपको पता होगा कि नाभिक में 2 मूल कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रोटॉन P कहते हैं और न्यूट्रॉन N कहते हैं। मतलब प्रोटॉन का संकेत P होता है और न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, N। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय रास्ते होते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कक्षा कहते हैं। ये अलग अलग परमाणु में अलग अलग कक्षाएं होते हैं। हमने सिंपल में क्या किया है, एक ही ऑर्बिट बनाया है इसमें, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसे हमने P से क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है। तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है याद रखनी है। तो आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करना है, देखना है कि इलेक्ट्रॉन में क्या कैसे गुण पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है, जिस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था, उसे हम लोग जे थॉमसन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है उसे हम लोग जे थॉमसन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश का मूल कारक, मतलब आवेश का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम लोग क्या करते हैं, Q लिखते हैं, और इसे हम लोग E से भी लिखते हैं कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है।
तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे छोटा आवेश संभव है वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो याद रखना है आपको आवेश का, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो इतना होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आपको याद रखना है जिसे हमने me से लिखा है। m का मतलब द्रव्यमान है, e का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो संकेत में हम लोग इसको me लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो आपको याद रखना ही। इसके बाद हम लोग जो परमाणु का दूसरा मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन का गुण देखेंगे। तो प्रोटॉन का जो खोज करता है उस वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इसे Q लिखते हैं हम, Q बराबर +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है दोनों पर बराबर होता है, अंतर बस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है जिसे हम mp से लिखते हैं, mp का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिएगा, m का मतलब मास, p का मतलब प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ये भी बहुत हल्का कण होता है। अब हम लोग तीसरा मॉलिक्यूल के बारे में प्राप्त करेंगे जानकारी जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो खोज करता है उसका नाम है जेम्स चैडविक, जो आपको याद रखना है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है उस पर क्या होता है, आवेश न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, इसीलिए हमने लिख दिया है Q बराबर 0। मतलब आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस, ये उदासीन होता है, इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं होता। फिर आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है जिसे हमने ml से सूचित किया है, तो ये द्रव्यमान जो होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये भी बेसिक बात है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जो हमारे पास 3 मौलिक कण होते परमाणु के संरचना में, इन तीनों मौलिक कणों का गुण आपको क्या करना है, याद रखना है, जिसका उपयोग हम लोग आगे के टॉपिक्स में आगे के चैप्टर में करेंगे। क्लियर? अब हम लोग यहां देखना चाहेंगे कि किसी वस्तु पर जो हम लोग आवेश उत्पन्न करते हैं, तो आवेश हम लोग कौन कौन तरीका से उत्पन्न कर सकते हैं। पिछला सेशन में हमने आपको बताया था आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश जो हम लोग उत्पन्न करेंगे उसके 3 मुख्य विधियां होती है, और हम लोग उनके बारे में एक एक करके एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ देखेंगे कि हम लोग किस तरह से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, चालन दो, मतलब घर्षण द्वारा। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, कैसे आवेश उत्पन्न करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग कोई भी 2 उपयुक्त वस्तु ले लेते हैं। उपयुक्त का मतलब ये होता है जिसका पेयर बन सकता है। जैसे आप ग्लास का रड लें और इसे सिल्क के कपड़ा से रगड़ सकते हैं, ये एक आपस में जोड़ा है, उपयुक्त दोनों है। तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि ग्लास के रड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क कपड़ा में चला जाता है। इसीलिए ग्लास रड पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और सिल्क के कपड़ा पर क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ग्लास पर प्लस और सिल्क पर माइनस आवेश आता है, लेकिन दोनों पर क्या होते हैं, आवेश की मात्रा जिसे हम लोग परिमाण के नाम से जानते हैं, बराबर होता है। तो हम इसको समझ सकते हैं, एक छोटा सा हमने परिभाषा लिख दिया है कि 2 उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़कर दोनों पर बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेश। मतलब इसमें हम आप 2 वस्तु को अगर आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर समान परिमाण का आवेश आएगा
लेकिन ध्यान रखना है एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का है। प्रकृति का मतलब होता है एक पर अगर धनावेश आएगा तो दूसरा पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। क्लियर? आइए हम इसको अब एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल बना के रखा है, तो आइए हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, पेयर में क्या लेंगे, वस्तु लेंगे और उसे आपस में घर्षण करके देखेंगे कि क्या क्या आवेश उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम एक कांच का रड लेते हैं, कांच लेते हैं और सिल्क का कपड़ा लेते हैं। इस दोनों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो प्रयोग में देखा जाता है कि कांच के रड पर धनावेश आ जाता है और सिल्क के कपड़ा पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये कांच और सिल्क आपस में एक पेयर का निर्माण करता है, एक जोड़ा का निर्माण करता है। ठीक है? फिर देखिए, अगर आप ऊन का कपड़ा ले लेंगे या ऊन का कपड़ा का टुकड़ा ले लेंगे और इसे आप रबर के साथ रगड़े या फिर एम्बर एक पदार्थ होता है उसके साथ रगड़े या प्लास्टिक के किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको रगड़ते हैं तो आप पाएंगे क्या, ऊन पर जो धनावेश और इन वस्तुओं पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सूखे बाल में कंघी को बार बार अगर आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो आप पाएंगे कि सूखे बाल पर प्लस आवेश और कंघी पर क्या होता है, माइनस आवेश आ जाता है। एक और हमने एग्जांपल बनाया है। अगर मान लीजिए बिल्ली का खाल, जिसे बिल्ली का चमड़ी कहते हैं हम लोग, या इसका एक अन्य नाम है जिसे हम लोग फर कहते हैं। अगर बिल्ली का खाल लेते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं फर, और अगर आप इसे एबोनाइट के पदार्थ के साथ रगड़ते हैं तो आप पाएंगे क्या कि बिल्ली के खाल पर क्या होगा, धनावेश आ जाएगा और एबोनाइट पदार्थ में क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि घर्षण द्वारा हम लोग कैसे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और किस वस्तु पे कौन आवेश आता है। क्लियर? अब हमारा एक तीसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं चालन द्वारा चार्जिंग, मतलब चालन द्वारा आवेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चालन। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आवेशित वस्तु लेते हैं और उसे एक दूसरे उदासीन चालक के संपर्क में रख देते हैं, सटा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, दोनों को एक चालक तार से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, समान प्रकृति का जो आवेश होता है उदासीन चालक पे आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई वस्तु है जिसे हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया है और इस पर पहले से क्या है, धनावेश है, और ये हमारा एक दूसरा वस्तु है जो क्या है, उदासीन है लेकिन ये चालक है। अगर हम इस दोनों को आपस में टच कर दें, संपर्क कर दें, तो इसमें से समान प्रकृति, अगर इस पर प्लस है तो इस पर प्लस आवेश चला जाएगा, अगर इस पर माइनस है तो इसमें माइनस चला जाएगा। या फिर आप इसे तार से अगर कनेक्ट कर देंगे तो समान प्रकृति का आवेश इस उदासीन चालक पे चला जाएगा और ये भी आवेश हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। क्लियर? और हमारा जो तीसरा विधि है, तीसरा मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं बाय इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा। इस विधि में क्या करना होता है, एक आवेशित वस्तु लेते हैं और इसके निकट हम एक उदासीन चालक लाते हैं, निकट लाते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं। ऐसा करने पर अपने आप उदासीन वस्तु क्या होता है, आवेशित हो जाता है, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण, और प्रेरण द्वारा आवेशित होना। तो हमें देखिए क्या लिख दिया, किसी उदासीन चालक को एक आवेशित चालक के निकट रखकर उदासीन चालक पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रेरण कहते हैं। और इस बात को हम एक डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर प्रेरण में कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हमने कुछ फोटो बनाया है, आप इधर ध्यान से देखें। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक चालक ले लिया, हमने एक चालक बना दिया है, यहाँ पे
देख लीजिए आप, क्लियर है सबको। एक चालक बनाया है और ये चालक क्या है, उदासीन है, मतलब इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं है, न प्लस है न माइनस है, मतलब ये चालक है अभी न्यूट्रल है। और हमने इसको एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया। स्टैंड का मतलब स्तंभ होता है। अब कुचालक स्टैंड पे रखने का मतलब ये है कि अगर इस पर कोई आवेश आएगा तो इस पर स्थिर रहेगा। अगर इसे हम चालक से पृथ्वी पर रख देंगे ये सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कुचालक स्टैंड लगा दिया। ठीक है, पहला स्टेप में देखिए हमने फोटो एक डायग्राम 1A में क्या किया है, एक उदासीन चालक बनाया है। फिर हम देखिए अब क्या किए, इस चालक के निकट हम एक आवेशित चालक को लाए, निकट लाए, बस इसमें संपर्क नहीं कर रहे, इसके निकट लाया गया है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि इसके निकट वाले सिरा पर देखिए, यहां पर देखिए निकट वाले सिरा पर माइनस आवेश और दूर वाला सिरा पर प्लस आवेश आ जाता है। इसका कारण यह है कि आपको पता है कि प्लस को माइनस से प्रेरण होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इधर का जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट आकर्षित होकर के यहाँ जमा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो गया, इसीलिए यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो आपने देखा कि उदासीन चालक के निकट आवेशित चालक को लाने पर इसके आवेश आ गए। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि इस पर आवेश लाने वाला चालक ये है, ये आवेश के कारण इस पर आवेश आता है, इसीलिए इस आवेश को हम लोग कहते हैं प्रेरक आवेश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरक आवेश। प्रेरक आवेश का मतलब अंग्रेजी में होता है इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंड्यूस करता है, मतलब इसमें आवेश लाता है, इसीलिए इस आवेश को हम लोग कहते हैं प्रेरक आवेश। अब हम अगला डायग्राम सी में देखेंगे। अब हमने क्या किया है, इस चालक को पृथ्वी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भूसंपर्कन, मतलब इसे ही हम लोग कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अर्थिंग को ही हम लोग कहते हैं भूसंपर्कन, मतलब भूमि से इसको संपर्क कर दिया है। अब देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, अगर इसको हम भूमि से संपर्क कर देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसे देखिए हमने एरो के द्वारा दिखाया है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर जो प्लस आवेश यहां था उस प्लस आवेश को क्या करेगा, खत्म कर देगा, मतलब ये सारे प्लस आवेश क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन अभी भी देखिए ये प्लस आवेश इस चालक का जो है इस माइनस आवेश को अट्रैक्ट करके रखा है, खींच करके रखा है। इसके अगला स्टेप में देखिए आप डी में देखिए हमने क्या किया, इस अर्थिंग को क्या कर दिया है, भूसंपर्क को हटा दिया है। अब देखेंगे अभी भी ये अट्रैक्ट होकर के रखा हुआ है। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस चालक को यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहां से अगर हम इसको हटा देंगे तो यहां पर जो आवेश था वो आवेश क्या हो जाएगा, इस पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अब जो इस पर आवेश आया है, इस आवेश का हम एक अलग नाम देते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रेरित आवेश। तो इस पर जो आवेश आया है उदासीन चालक पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश, और इस चालक पे जो आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरक आवेश। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, किसी वस्तु को, किसी उदासीन चालक को आवेशित कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो इस प्रकार हमारा ये आज का सेशन था। हमने शॉर्ट में एक वीडियो बनाया है, तो आप इसे क्या करें, नोट बना लें और अपना रिवीजन स्टार्ट करें। इसके अगला लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे